सामूहिक अध्ययन की योजना में 4 विद्वानों को भी एक-एक सत्र के लिए जोड़ने का तय किया था। तो 4 में से 3 लोगों का तय हुआ है। एक अभी आने वाली सप्तमी होगी। उसके बाद जो 2 हैं वो द्वितीया के दिन हैं, क्योंकि सप्तमी ज़रा एक बार 15 अगस्त है और एक बार लोप है, ऐसा कुछ है। इसलिए उसके बाद में 2 द्वितीया को जुड़ेंगे और अब 3 लोगों का तय हुआ है और एक का अभी बातचीत चल रही है, वो भी तय हो जाएगा। मासिक बैठकों के दोनों ही अमावस्या के तय हुए हैं। मैं आपको अभी नाम भी लिख कर भेज दूँगी और उसके बाद में मैंने कहा है कि हम और मनु जी जो इस संकाय के प्रमुख हैं, हम लोग आपके साथ बात करेंगे। तो आज हम कोई शेड्यूल बना देंगे कि कब उनके साथ बात करेंगे करके। इतना हुआ है जी। श्वेत केतु का भी हुआ है, उसमें भी एक बाकी है। तो विपुल भाई आपको आज भेज देंगे। उनके साथ भी यदि बात करने की आवश्यकता पड़ी तो हम बात करेंगे। जी, इतना। तो शुरू करते हैं। अ, सभी विज्ञानों का अभी जो आपको टाइप करके भेजा है उसमें सभी विद्वानों का लिखा है, वो विद्वानों का नहीं है, सभी विज्ञानों का परस्पर प्रभाव और परस्पर संबंध ऐसा विषय है वह। हम पिछले 2 सत्रों से विज्ञान की ही बात कर रहे हैं। पहले भौतिक विज्ञान था, बाद में अन्य विज्ञानों की भी बात हुई थी और फिर अभी आज हम विज्ञान विषय को ही आगे बढ़ाएंगे। भारतीय अध्ययन की पद्धतियां। अध्ययन माने केवल हम अध्यापक अध्येता के बीच में जो अध्ययन होता है उसकी बात नहीं है। जो जगत के ब्रह्मांड के रहस्यों को जानना है, व्यक्ति को पहचानना है या कैसे रचनाएं बनती हैं, जगत की रचनाएं कैसे बनती है, मनुष्यों के जीवन की व्यवस्थाएं कैसे बनती हैं, प्रकृति के साथ यानी सृष्टि के साथ जुड़कर कैसे बनती हैं, ये टेक्नोलॉजी और साइंस हम जो कह रहे हैं वो क्या है, आदि सारी बातों का जो अध्ययन होता है, जो रिसर्च होती है, इनोवेशंस होते हैं, उनके आधार क्या होते हैं, इसको जानना ये इस स्तर के अध्ययन की बात है। ये कैसे जाना जाता है, कैसे रहस्य के रहस्य ज्ञात होता है, इसके लिए क्या किया जाता है और उसका कैसे विज्ञान के साथ कैसा संबंध है, इस स्तर की ये बात है। केवल छात्रों को अध्यापक कैसे पढ़ा रहे हैं और उसमें अध्ययन कैसे होता है, इसकी बात ये नहीं है। अब इसको उस अध्ययन का और इस अध्ययन का अंतर क्या है या इसके लिए क्या कौन सी शब्द का प्रयोग करना चाहिए, इस पर मैंने बहुत विचार नहीं किया, केवल यही सूझा तो यही किया। अब जैसे कभी प्रश्न उठते हैं कि हनुमान जी लंका से हिमालय तक एक रात्रि में गए और वापस आए, तो इतने वेग से, माने ये तो स्पीड तो बहुत ज्यादा है और दूसरा आकाश गमन है, तो ये तो दोनों सिद्धियां हैं कि इतनी गति से जाना और आकाश गमन करना। ये समुद्र पार किया, वो भी आकाश गमन किया। फिर लंका में वो अंदर जाना था, वो सूक्ष्म रूप छोटा लघु रूप धारण करके गए। फिर हम रामायण में ही पढ़ते हैं कि रावण के दरबार में अंगद ने जो पैर रखा तो इसको कोई हिला नहीं सका, सारे मिलकर भी हिला नहीं सके। तो ये सारा कौन सी शक्तियां हैं, इनको अष्ट सिद्धि तो बताया, अणिमा गरिमा महिमा लघिमा, ये सारी सिद्धियां तो बताई।
इन सिद्धियों का प्रभाव तो पंचमहाभूतों पर विजय ही है। आकाश गमन करना ये तो आकाश तत्व पर है। फिर गति तो भौतिक विज्ञान का ही विषय है। सूक्ष्म रूप धारण करना और किसी को पार करना ये भी भौतिक विज्ञान पर है, भौतिक विज्ञान का क्षेत्र है। फिर ज्ञानेश्वर महाराज का एक किस्सा हम लोगों ने सुना है, पढ़ा है कि योगी चांगदेव, ये चारों भाई बहन ज्ञानेश्वर, सोपानदेव, निवृत्तिनाथ और मुक्ताबाई, ये चारों ठंड के दिनों में एक दीवार पर बैठकर धूप सेक रहे थे और उस समय उनको समाचार मिला कि योगी चांगदेव ज्ञानेश्वर महाराज को की भेंट करने के लिए आ रहे हैं। तो कैसे आ रहे हैं? शेर पर सवारी करके हाथ में सांप का चाबुक लेकर वे आ रहे हैं। अभी इसका अर्थ क्या है कि वे जताना चाहते हैं कि देखो ये हिंसक प्राणियों पर भी मैंने विजय प्राप्त की है, कि वो मेरा कहा मानते हैं, मेरे वश में रहते हैं। तो ज्ञानेश्वर महाराज ने ये समझ गए कि इनको अपनी सिद्धि का अहंकार है, तो उन्होंने और कुछ नहीं कहा, जिस दीवार पर बैठे थे उस दीवार को ही कहा कि चलो, इतने बड़े योगी महाराज आ रहे हैं तो स्वागत के लिए हमें सामने जाना चाहिए। तो दीवार ही चलने लगी। अब दीवार तो महाभूत है, वो भी कहना मानती है और वो चलने लगती है। ये महाभूत का स्वभाव तो ऐसा नहीं है, तो भी वो कैसे हुआ? तो जो लोग कुछ भी न जानते हैं न मानते हैं, माने सम्मान और श्रद्धा का भाव भी नहीं है, वो तो इसको सीधा सीधा नकारेंगे कि ये तो केवल कोरी कल्पना है। ऐसा कभी होता है क्या? हाँ, प्राणियों पर भी तो विजय प्राप्त करना ये तो कदाचित हो सकता है। अब सर्कस में बहुत करते हैं ऐसा, परंतु महाभूतों को इस प्रकार से व्यवहार करने के लिए प्रेरित करना ये तो कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल कल्पना की बात है। हमारे ही एक कार्यकर्ता थे, विद्वान थे, संस्कृत पढ़े पढ़े हुए थे, लिखते भी थे। उनके पास जब मैंने बात की कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो उन्होंने तुरंत कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो कल्पना की बात है और ज्ञानेश्वर महाराज के प्रति आदर दिखाने के लिए कहा है। परंतु ऐसे हमारे साहित्य में सैकड़ों किस्से मिलते हैं जिसमें पंच महाभूतों को इस प्रकार से काम में लगाया गया हो, उसके ऊपर विजय भी प्राप्त की हो, हिंसक प्राणियों को भी वश में किया गया हो, और इस प्रकार की और अष्ट सिद्धि का वर्णन भी हमने सुना ही है। तो ये हुआ कैसे होगा? भौतिक विज्ञान पर कौन सा ये तत्व है जो इस प्रकार से विजय प्राप्त करता है? उसके उपरांत हमने ये भी सुना है, अभी हमारी भी चर्चा हो रही थी कि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। ये कैसे पता चला होगा? डिसेक्शन में तो ये दिखती नहीं, चर्म चक्षु से दिखने वाली ये है नहीं, तो कैसे पता चला? हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, उनका वर्णन भी बहुत रंग में, वर्ण में, आकार में ऐसे मिलता है। वो क्या है, कैसे पता कैसे चला? कौन सा ऐसा विज्ञान है या कौन सा ऐसा विषय है जिसके माध्यम से ये पता चला? या फिर पृथ्वी से मैंने सूर्य की गति, नक्षत्रों की गति, काल गणना, ये सारे विषय कैसे ज्ञात हुए? या तो इस समय जो मापन के यंत्र हैं वे यंत्र उस समय रहे होंगे। तो अगर ऐसा मानेंगे तो फिर उस समय भी ऋषियों के पास या भारतीयों के पास ऐसे यंत्रों की रचना करने की विज्ञान और तंत्र ज्ञान की शक्ति थी। और यदि नहीं थे यंत्र तो बिना यंत्र के ये सब जानने की भी सिद्धि थी अथवा शक्ति थी, ऐसा कहना चाहिए।
तो इस प्रकार से ये मैंने 2 3 4 जो उदाहरण दिए उसके जैसे हमारा कोई भी साहित्य पढ़ो तो बहुत सारे उदाहरण हमको प्राप्त होते हैं। इसका अर्थ है कि ये व्यापक है, ये सार्वत्रिक है और सामान्य व्यक्ति और विद्वान व्यक्ति भी इसमें संदेह नहीं करता है। इतना वो व्यापक है, इतना वो स्वीकृत है। तो ये क्या है? अभी एक दो योग सूत्रों का स्मरण करेंगे तो नाभि चक्रे काय व्यूह ज्ञानम, और एक है भूत जयम। तो भूत जयम माने भौतिक पदार्थों के ऊपर, पंच महाभूतों पर विजय प्राप्त होती है तो उनको वश में किया जा सकता है। नाभि चक्र में ये क्या है? तो ध्यान के बाद जो समाधि होती है, उस समाधि अवस्था को प्राप्त होने के बाद ये सारी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो फिर नाभि चक्र पर आप ध्यान करो, समाधि तक पहुंचो, उसमें उसमें सिद्धता प्राप्त हो तो काय व्यूह ज्ञानम माने हमारा शरीर कैसे बना है, कैसे कार्य करता है, इसका ज्ञान होता है। कंठ कुपेक्षित पिपासा निवृत्ति है। कंठ माने गले पर अगर ध्यान करो, उसमें समाधि अवस्था में पहुंचो तो भूख और प्यास पर विजय प्राप्त होती है। श्रोत्र आकाशयो संयोग, कान श्रवणेन्द्रिय और आकाश महाभूत, इन दोनों का संधान होने के बाद उसके ऊपर यदि विजय प्राप्त हुई तो अंतरिक्ष गमनम, आकाश में गमन करना संभव होता है। ये क्या है? भौतिक विज्ञान और योग विज्ञान। इसका साधन क्या है? ये योग विज्ञान है। अब ऐसे तो कितनी सारी बातें हैं, माने ज्ञानेन्द्रियां और पंच महाभूत हम देखते, ज्ञानेन्द्रियों का पंच महाभूतों के साथ संबंध है, ये तो हम सारी समझ से जानते हैं। परंतु इसका ज्ञान हो सकता है, माने ये किस प्रकार से कार्य करते हैं, इसकी प्रक्रिया का ज्ञान होता है। अब प्रक्रिया का ज्ञान ये विज्ञान है, ये तो हमारी पहली स्थापना है और वह योगाभ्यास से होता है। ये बहुत प्रचलित विषय है, इसमें कुछ लोगों ने संदेह नहीं किए हैं। इसका अर्थ है कि ये प्रैक्टिस में रहा है। आज 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 की स्थिति तो योग की क्या है हम जानते। योग माने आसन और प्राणायाम और शुद्धि क्रिया, यहाँ तक वो सीमित हो गया। उसका अर्थ ये नहीं कि योग विज्ञान की शक्ति नहीं है। योग विज्ञान से रहस्य जानने को मिलते हैं, जानने की सिद्धि प्राप्त होती है, ये तो गलत नहीं है। तो अंदर और बाहर माने पिंड में, अब एक एक शरीर के अंदर क्या हो रहा है और पूरे ब्रह्मांड में क्या हो रहा है, इसका ज्ञान केवल योग विज्ञान से होता है। अब योग ये तो अंतःकरण के साथ ही संबंधित ऐसा विषय है, क्योंकि चित्तवृत्ति निरोध, योग तो चित्तवृत्तियों का निरोध है, पहली ही व्याख्या की गई। तो अब अगर योग के अभ्यास से इतनी सिद्धियां प्राप्त होती हों तो यह तो जानने का और करने का शास्त्र हुआ। जैसे भौतिक विज्ञान के बारे में कहते हैं ना, एवरीथिंग इज एक्सप्लिसिट। आप प्रयोग करके देख लीजिए, कोई भी विज्ञान की प्रयोगशाला में प्रयोग करके देख सकता है कि हाँ ऐसा 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 करो तो ऐसे ऐसे ऐसा ऐसा परिणाम प्राप्त होता है। तो वो जितना एम्पिरिकल और एक्सप्लिसिट है उतना ही ये भी एक्सप्लिसिट है कि आप करके देखो, आपको ये सिद्धि प्राप्त होगी। उसमें भी कोई ऐसा नहीं है कि कल्पना की बातें हो या और कोई अलौकिक हो, ऐसा तो नहीं है। इसी लोक का है। उसी प्रकार से प्राणायाम के बारे में भी है
कि प्राणों का समान पर विजय प्राप्त करो, उदान पर प्राप्त करो, प्राण पर प्राप्त करो, तो ये सिद्धियां हैं, ऐसा होता है। समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानाद, ईश्वर प्रणिधान से समाधि सिद्धि प्राप्त होती है। मैं आज योग विज्ञान की बात नहीं कर रही हूँ, ये भारत में जानने की पद्धति और प्रक्रिया क्या रही है, रही होंगे। अभी हमको इसका पार तो नहीं प्राप्त किए हैं, परंतु हमको दिशा मिलती है, हमको स्वरूप के संकेत मिलते हैं कि जानने की पद्धति क्या है। और भौतिक विज्ञान ये आधार नहीं है, भौतिक विज्ञान तो इसका अंतिम छोर है। जानना कहाँ से शुरू होता है, ज्ञान कहाँ से, ज्ञान के साथ विज्ञान कैसे जुड़ा हुआ है, इसकी भारतीय पद्धतियां क्या है, इस बात की और कैसे संकेत हो रहे हैं, इसकी बात है। ये ये केवल भौतिक विज्ञान की बात नहीं है। तो फिर प्राण पर संयम करने से ऐसा 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 होता है। और और चित्त वृत्तियों पर, जैसे यम और नियम, ये योग के पहले, मैं योग की बात भी नहीं कर रही हूँ, केवल योग एक विषय हमारी प्रतिष्ठा यदि अहिंसा में होती है, प्रतिष्ठा होती है माने प्रतिष्ठा होती है माने हम इतना आत्यंतिक अहिंसा में स्थिर हो जाते हैं, हम अहिंसा अहिंसक हैं, तो तत्सन्निधौ, तो ऐसे व्यक्ति के आसपास उसका प्रभाव जहां तक है वहां तक स्वाभाविक शत्रु, एक दूसरे के शत्रु भी वैर त्याग, शत्रुता का त्याग करते हैं। अब हमने ऋषि मुनियों के आश्रमों के चित्र देखे हैं, जहां सिंह और मृग एक साथ पानी पी रहे हैं जलाशय में, और भगवान शिव का परिवार देखा तो उसमें पार्वती जी का वाहन सिंह और शिव जी का वाहन नंदी दोनों साथ में रहते हैं, सांप और मोर साथ में रहते हैं, सांप और चूहा साथ में रहता है। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्यागः, इससे भी आश्चर्यकारक सूत्र है। अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोध, अपरिग्रह में प्रतिष्ठा हुई तो पूर्व जन्मों का ज्ञान हो जाता है। अब ये कैसे, हमें नहीं, लॉजिक नहीं मालूम, परंतु अगर 4 उदाहरण ऐसे सत्य है तो 5वां भी उस प्रकार से सही ही होगा, ऐसा तो हमारा लॉजिक पे कहता है। अब ये इसमें तो भूत जय नहीं है, भौतिक विज्ञान की ये बात नहीं है, मनोविज्ञान की बात है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ये तो सारी मन की वृत्ति, मन की वासनाओं के साथ जुड़े हैं कि उसके ऊपर विजय प्राप्त करो या उसमें स्थिर हो, तो फिर ऐसा 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 परिणाम हमको मिलता है। ये टाइम टेस्टेड भी है, प्रयोग टेस्टेड भी है, करके देखा है और ऐसा होते हुए देखा है, इसलिए लिखा है, इसलिए सूत्र बने हैं, ये कोई कल्पना तो है नहीं। तो ये अब ब्रह्मांड को जानने के ये कौन से विज्ञान है, तो योग विज्ञान है, माने ये अंतःकरण विज्ञान है। यही बात सारी टेक्निकल रचनाओं में भी और सर्वत्र हमको मिलती है। कभी कभी इसके आधार पर हमारी राज्य व्यवस्था, समाज व्यवस्था, कुटुंब व्यवस्था, ये सारे भी हैं। इसके आगे चलकर जन्म जन्मांतर का विज्ञान, संस्कार विज्ञान, ये सब क्या है, एकदम अंतःकरण विज्ञान के ही तो यही से अंग है सारे, कि कहते हाँ पूर्व जन्म में ऐसा के, ये कर्म का सिद्धांत, कर्म का सिद्धांत ऐसे ही तो डिराइव किया गया, और इस कर्म का ये परिणाम होता है
ये भी तो बहुत विस्तार से निरूपण किया गया है। और इसके परे आत्मविज्ञान, तो तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, जब योग के अनुशासन का पालन करते हैं, योगाभ्यास परिपक्व होता है, तो अपने स्वरूप में स्थिति होती है। तो ये तो आत्मविज्ञान भी है। अब केवल योग का उदाहरण देकर ये सारी प्रक्रियाएं, सारी बातें हमारी समझ में आती हैं। तो इस प्रकार से तो आयुर्वेद है, औषधियों का ज्ञान कैसे होता है। अब इसमें तो शरीर भी आ गया, काय व्यूह ज्ञानम, तो शरीर की रचना कैसी है और शरीर में क्या प्रक्रिया हो रही है, ये भी ज्ञात होता है। तो उसके आधार पर पूरा आयुर्वेद का संबंध अन्नमय कोश के साथ है, साथ में प्राणमय के साथ है। क्योंकि उपनिषद में कहा है, प्राणो ही भूतानाम आयु, भूतों का आयु ये प्राण के कारण से होती है। और ये आयुर्वेद है, आयुर्विज्ञान है। तो आयुर्वेद और प्राण विज्ञान का एक दूसरे के साथ संबंध है। और इन दोनों को जो डील करता है वह आयुर्वेद है। आयुर्वेद का और योग का संबंध है, तो योग अंतःकरण विज्ञान है और आयुर्वेद शरीर विज्ञान और प्राण विज्ञान के साथ के ऊपर अधिष्ठित ऐसा एक व्यवहार शास्त्र है। व्यवहार शास्त्र माने रुग्ण को जानना, रुग्ण के अंदर क्या हो रहा है इसको जानना, इसके लिए उपचार के रूप में औषधि को पहचानना, औषधियों का परिणाम कैसे होगा, इस रोग के साथ कैसे जुड़ा हुआ है ये जानना। और फिर हमने ये भी सुना कि औषधियों को आप पहले प्रार्थना करो तो उसमें तो उसका परिणाम अलग होता है। केवल भौतिक स्तर नहीं है, ये मानसिक स्तर है। फिर वेदों में पंच महाभूतों को देवता कहना, देवताओं की स्तुति करना, स्तुति में उनमें कैसे कैसे गुण आरोपित किए गए हैं, तुम ये करते हो, तुम ऐसे हो, तुम्हारी उपासना करने से ऐसा होता है। ऐसे ऐसे संबंध के लिए यज्ञ नाम की एक बहुत बड़ी रचना का निर्माण करना, ये तो सारा क्रियात्मक हुआ। यज्ञ संस्था जो बनी है, यज्ञ विविध प्रकार के यज्ञ, विविध प्रकार की द्रव्य द्रव्य यज्ञ, यज्ञ में होम करने वाले पदार्थ और उसका महाभूतों पर परिणाम, इससे वर्षा होगी ऐसा इसका पर्जन्य यज्ञ करना, ऐसे विभिन्न प्रकार के यज्ञ जो हैं। फिर उसके साथ केवल ये भौत विज्ञान नहीं तो राजसूय यज्ञ करना, ऐसे अनेक प्रकार के यज्ञों का विधान, स्तुति, ये सारा तो मानसिक स्तर पर और व्यवहार स्तर पर होने वाली बातें हैं। विचार भी है, भावना भी है, प्रयोजन भी है और इसके पीछे ज्ञान भी है, विज्ञान भी है। ये सारा कैसे एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। मुद्दा इन विज्ञानों का वर्णन करने का नहीं है, मुद्दा कितने प्रकार के विज्ञान और उनका एक दूसरे के साथ संबंध, एक दूसरे पर प्रभाव, इसका ज्ञान और उसके आधार पर रचनाएं बनाना, जीवन की प्रत्यक्ष जीवन की रचनाएं बनाना, उसके आधार पर कुटुंब व्यवस्था बनाना, उसके आधार पर समाज व्यवस्था बनाना, उसके आधार पर यंत्रों की रचना करना, उसके आधार पर वाहनों की रचना करना, उसके आधार पर आयुर्वेद जैसे विज्ञान का विकास करना, उसके अब इसी को योग विज्ञान के रूप में प्रस्तुत भी किया। उसके आधार पर
विभिन्न दर्शनों की भी रचना होना। अभी तो हम केवल योग दर्शन की बात कर रहे हैं, परंतु वेदांत दर्शन खर बुद्धि को से जाना जाता है। तो ये भी लाया, और उपनिषद, गीता और ब्रह्म सूत्र इसी का निरूपण करते हैं। तो ये लॉजिक है, ये मनोविज्ञान है, ये भौतिक विज्ञान है, ये यंत्र विज्ञान है, ये आयुर्विज्ञान है, ऐसे ही आत्मविज्ञान है, जो भी समाज विज्ञान है। तो समाज विज्ञान माने मनुष्यों के जीवन की, व्यावहारिक जीवन की, इस दुनिया के जीवन की, परलोक की नहीं, इहलोक की ही बात है। इहलोक की रचना कैसे करना, इसके पीछे भी केवल भौतिक विज्ञान नहीं, तो इस सारे विज्ञानों का परस्पर संबंध, इसको जानना, ये सब बना है। और फिर इतना ही नहीं, यह लोक माने इस लोक और परलोक का संबंध भी निरूपित किया है। सप्तलोक की बात करना माने भूलोक क्या है, पितृलोक क्या है, स्वर्ग, महलोक क्या है, जनलोक क्या है, तपलोक क्या है, फिर त्रिलोक की बात करना, ये सारा कैसे एक्सप्लिसिट हुआ है। ऐसा नहीं कि इसका वर्णन नहीं किया है, परंतु हमारा आज का एटीट्यूड कैसा रहता है। अज्ञान, सबसे पहला तो अज्ञान है। अज्ञान के कारण से माने अज्ञान जनित अश्रद्धा है, अविश्वास है, ज्ञान प्राप्त करने की प्रवृत्ति नहीं हो रही है। ये तो हमारे मानसिक संकट है। श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं, ये तो कोर्ट में पुरावे देने जैसी या पंच महाभूतों के अनुभव में जो परीक्षा होती है, ऐसी बात नहीं है। इस प्रकार से ये ज्ञान संपादन करने की जो पद्धति है, वो मनुष्य केंद्रित है। मनुष्य केंद्रित माने मनुष्य को जो जो शक्ति प्राप्त हुई है, जो प्राणियों के पास नहीं है, वनस्पति जगत के पास नहीं है, जो पंच महाभूत के पास नहीं है, केवल मनुष्य के पास है, उसको एक्सप्लॉइट करके, उसका उपयोग करके किस प्रकार से जीवन के और जगत के रहस्यों को जाना जा सकता है, इसका ये सब निरूपण है। तो भारत में वेद काल से इस प्रकार से ज्ञान प्राप्ति के प्रयोग होते रहे, उसका उन प्रयोगों का निरूपण होता रहा, उन प्रयोगों के आधार पर शास्त्रों का विकास हुआ, उनका भी निरूपण हुआ। तो हमारे दर्शन, ये फिलोसॉफी है कि साइंस है? ये तो साइंस है, केवल फिलोसॉफी नहीं है। और फिलोसॉफी और विज्ञान एक दूसरे से अलग अलिप्त ऐसे रहेंगे ही नहीं। तो ऐसे सभी सर्व प्रकार के विज्ञानों का अस्तित्व, विज्ञानों का महत्व, विज्ञानों का एक दूसरे के साथ संबंध, विज्ञानों का एक दूसरे पर प्रभाव, और इतना ही नहीं, ये केवल थियोरेटिकल ज्ञान नहीं है। थियोरेटिकल ज्ञान प्राप्त करने के बाद उसके आधार पर ज्योतिष विज्ञान जैसा विषय विकसित होना, उसका मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव हो रहा है, ये भी जानना, और उसके आधार पर परामर्श देना कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से थियोरी और प्रैक्टिस, सिद्धांत और व्यवहार, दोनों प्रकार से इसका निरूपण किया गया है। तो हम कल्पना कर सकते हैं कि हमारा ज्ञान क्षेत्र जो है वो किस प्रकार से विलक्षण रहा है। जो हम कहते हैं कि मनुष्य
अंतःकरण के आधार पर अपने जीवन की रचना करता है, भौतिक आधार पर नहीं। केवल प्राकृतिक माने प्रकृति की रचना को कितना एक्सप्लॉइट करना, किस प्रकार से उसको जानना, और फिर अपने व्यावहारिक जीवन की भी रचना करना, ये ये मनुष्य के लिए अलग ही प्रकार से ये कहा गया है, केवल भौतिक विज्ञान का आधार नहीं है। अंतिम मुद्दा फिर हम चर्चा करेंगे। हमारी न्याय व्यवस्था, हमारा दंड विधान, हमारा राजनीति शास्त्र, हमारा व्यापार शास्त्र, हमारा यंत्र शास्त्र, हमारी उत्पादन की पद्धतियां, उसके लिए लगने वाले यंत्र, और ये सारी बातें जो है वो दो प्रकार की हो गई, एक भौतिक प्रकार की और एक मानसिक स्वरूप की। कभी कभी हम जब उदाहरण सुनते हैं तो आज उसको स्वीकार नहीं होगा, नहीं हो रहा है ये तो हम कहते हैं, और हम भी कहेंगे कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, परंतु हमने सुना अवश्य है, पढ़ा अवश्य है, और हम उसको पढ़ने के बाद समर्थन में सिर भी हिलाते हैं। भले ही ये कह दे कि आज संभव नहीं है, परंतु समर्थन में सिर हिलाते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं, और उसका औचित्य भी जानते हैं कि हाँ होना तो ऐसे ही चाहिए, और उसी में विवेक है, ऐसा भी कहते हैं। ये क्या है? ये उदाहरण विक्रम राजा का उदाहरण पहले भी हमने इसका उल्लेख किया है, या हम स्वतंत्र रूप से भी वो जानते हैं। ये उदाहरण नया नहीं है, उदाहरण के पीछे जो क्रिया प्रक्रियाएं हैं उसकी बात है। विक्रम राजा इतिहास में उसके न्याय के लिए प्रसिद्ध है। न्याय कैसा? तो विक्रम राजा जैसा। तो उसका उदाहरण क्या है? एक बार विक्रम राजा अपने मंत्री के साथ अथवा सेनापति के साथ, वो कौन सेनापति मंत्री वो इमटेरियल है, परंतु वेश परिवर्तन करके रात्रि में नगरचर्या देखने के लिए निकले। ये भी उदाहरण हमारे लिए नया नहीं है, पहले ऐसा होता था। निकले, एक स्थान पर उन्होंने देखा कि निर्जन एक एकांत स्थान में कोने में 4 युवक जुआ खेल रहे हैं। तो उन्होंने पकड़ लिया और चारों को कल दरबार में न्याय के लिए पेश करना, ऐसा कहा। दूसरे दिन दरबार में वो पेश हुए चारों। तो चारों को विक्रम राजा ने अलग अलग प्रकार से दंड दिया। एक को कहा, अरे तुम होकर जुआ खेलते हो, जाओ फिर से कभी जुआ नहीं खेलना, ये जुआ बहुत खराब वस्तु है। इतनी ही उलाहना देकर उसको छोड़ दिया। दूसरे को बहुत डांटा, तुम किस बाप के बेटे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें, जुआ खेलते हो, युवा शक्ति ऐसे होती है, कैसे कैसे भी डांटा। बहुत ये करके, जो देखो फिर खेलोगे तो देख लेना, ऐसे करके छोड़ दिया। तीसरे को फटके मारे और छोड़ दिया, और चौथे के लिए सिर मुंडाकर चूना लगाकर उल्टे मस्तक से गधे पर बिठाकर गांव में सवारी निकाली उसकी। ये दंड है। स्वाभाविक है, पूछा लोगों ने कि ये क्या बात है। चारों ने साथ मिलकर एक ही प्रकार का अपराध किया है, और सजा चारों को दंड तो बहुत अलग अलग प्रकार से दिया। तो राजा ने कहा कि वे दंड कैसे भुगत रहे हैं, देखना है क्या? जाओ देखो, फिर मैं बताता हूँ। तो जिसको मात्र टकोर की थी कि तुम होकर जुआ खेलते हो, शर्म नहीं आती, उसने आत्महत्या करने का प्रयास किया था। जिसको अधिक डांटा था
उसने शर्म के मारे नगर छोड़कर जाने की तैयारी कर ली थी कि मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा, इस नगर में नहीं रहूंगा। तीसरा जिसको फटके मारे थे वो घर जाकर अपने कमरे में जाकर सर ढककर सो गया। और चौथा जो गधे पर सवारी निकाली गई थी वो तो सवारी के दरमियान भी हंसता था, और रास्ते में उसका घर आया तो पत्नी को कहा कि मैं आने के बाद स्नान करूंगा तो गर्म पानी तैयार रखना। तो फिर राजा ने कहा कि देखा, इन लोगों ने अपनी अपनी सजा को भुगता कैसे है, इतनी दंड का प्रभाव उनके ऊपर क्या हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति देखकर उसको दंड देना, एक ही अपराध का अलग अलग दंड होना, ये न्याय करने के लिए जो ये सब जानने की शक्ति चाहिए वो प्राप्त होने के बाद ही उसको न्यायाधीश बनाया जाता है। अब बात ठीक है, लॉजिक भी कहेगा कि आज तो ये तो नहीं हो सकता, और हमारी जो दंड संहिता बनी है और न्याय संहिता बनी है वो तो एक ही प्रकार के अपराध के लिए एक ही प्रकार का दंड इस आधार पर ही बनी है, और इसी को हम न्याय कहते हैं कि सब बराबर हैं। वो बराबर है, इसका आधार क्या है? इसके ऊपर भारत की मनीषा गई है, सोचा है, और उसकी शक्ति विकसित करना यही न्यायाधीश की शिक्षा है। ये हुआ है तभी, और इसके ऊपर लोगों की श्रद्धा है, विश्वास है। इसलिए तो इतिहास में विक्रम राजा न्याय के लिए ही प्रसिद्ध है कि न्याय हो तो विक्रम राजा जैसा हो। इसका मतलब लोक में स्वीकृति है इसकी। अब ये देखो भारतीय समाज किस आधार पर काम करता रहा है, जीता रहा है, किस आधार पर उसके शास्त्रों का विकास हुआ है, किस आधार पर व्यवहार जीवन की रचना हुई है, इन सारे उदाहरणों को हम आज कैसे देखते हैं? ये सारे उदाहरण हमें ज्ञात है, पढ़ने को मिलते हैं, और ऐसा ऐसा ये तो इतिहास कहता है कि हाँ ऐसा ही है। ठेठ वेद काल से लेकर अभी विक्रम राजा तो 2000 वर्ष पहले हुआ, 1900 वर्ष पहले हुआ, वहां तक उसके बाद भी ये सारा तो हमें उदाहरण के रूप में मिलता है। परंतु आज इसको ज्ञान क्षेत्र में कोई प्रतिष्ठा नहीं है। हम विज्ञान के रूप में भौतिक विज्ञान को इतनी प्रतिष्ठा दिए हुए हैं कि हमारा न्याय भी सबके लिए बराबर तो भौतिक स्वरूप का ही होता है। हमारी बुद्धि फिजिकल बुद्धि है, स्पिरिचुअल नहीं, वो आधार नहीं है। हाँ, व्यक्तिगत रूप से आपको आत्मदर्शन करना है तो जाओ करो, स्पिरिचुअल बुद्धि, परंतु व्यवहार का आधार फिजिकल बुद्धि है, स्पिरिचुअल नहीं। हमारा मन भी, हमारा प्राण प्राण शक्ति फिजिकल है, फिजिकल है, आत्मिक नहीं, क्योंकि एनर्जी का पूरा क्षेत्र हमारा जो है वो फिजिकल एनर्जी का है, स्पिरिचुअल एनर्जी का नहीं। प्राण तो जीवंतता का प्रतीक है, आयु के साथ जुड़ा है, तो भी हमारे यंत्रों की रचना में फिजिकल एनर्जी ही काम करती है, स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं। तो एक तरफ आत्मविज्ञान है एक छोर, दूसरी तरफ भौतिक विज्ञान का छोर है। हमने भौतिक विज्ञान के छोर का ही स्वीकार किया है, आत्मविज्ञान के छोर का नहीं, जबकि भारत हमेशा आत्मविज्ञान के प्रकाश में सब कुछ देखता रहा है, समझता रहा है, और उसके अनुसार रचना भी भारत ने की है। तो एवरीथिंग द इंडियन वे, ये पूरा आज जो चल रहा है उससे अलग है। अब ये तो केवल सूत्र है,
ये छोटे छोटे धागे हैं जिसको आगे बढ़कर हम रिसर्च की दुनिया में जा सकते हैं। परंतु भारत में यदि शोध होना है तो भारतीय ज्ञान के क्षेत्र में होना चाहिए, भारतीय पद्धति से होना चाहिए। और भारतीय पद्धति योग की है, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी की नहीं है। इसका स्वीकार करके फिर किया जाना चाहिए। और ये योग को भी फिजिकल बना देने से तो नहीं होता है, भौतिक विज्ञान को स्पिरिचुअल आधार देने से होता है। ये केवल अभी जो मैंने सारी बातें कही वो संकेत मात्र है, ये हमारी दिशा है। हम खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे इस पर ये कर रहे हैं। आज ऊहापोह तो बहुत चल रहा है, इतना रिसर्च हो रहा है, इतना अध्ययन हो रहा है, इतने बड़े बड़े संस्थान भी हमारे हैं, परंतु इस एक बात का कभी भी मैंने विचार ही नहीं होता है, उल्लेख ही नहीं होता है। तो कौन सा भारतीय ज्ञान है? ये इंडियन नॉलेज सिस्टम को, भारतीय ज्ञान परंपरा को भी हम भौतिक आधार पर ही तो देखते हैं, क्योंकि हमारी अभी हैसियत ही उतनी है, हमारी औकात ही इतनी है कि हम उस पद्धति से जा नहीं सकते हैं। और इसको ना तो समर्थन मिल सकता है, ना इसके लिए कोई व्यवस्था की जा सकती है, क्योंकि इसका स्वीकार ही नहीं हो सकता है। तो मैंने कुछ बातें रखी हैं, जो फैक्ट्स मैंने बताए उसमें तो कोई डिनायल है नहीं, परंतु उसके पीछे जो एटीट्यूड है, थियरी है, उसके बारे में मात्र बहुत उहापोह करने की आवश्यकता है। अभी मैं यहीं पर रुकती हूँ। हम किसी का भी दोष नहीं मान रहे हैं, हम स्थिति का आकलन कर रहे हैं कि ऐसी स्थिति है। जी। इसको आपने एक बार जब शायद राम विद्यापीठ के सत्र चल रहे थे, हाँ, तो उसमें ऋषि क्या है, हाँ, और हाँ, वहां पर कैसे लोग होंगे, वो ऋषि जैसे लोग होंगे, और वो बनने की प्रक्रिया, और आज का जो आपने अपनी बात रखी, मैं उन दोनों को जोड़कर ही देख रहा हूं कि ये जो जिस दिशा में हम माने जो लोग आचार्य बनना चाहते हैं, और वो किस स्तर के आचार्य माने, ये बात तो ग्रहित ही है कि जो हमारे पास है, जितना हम जानते हैं उतना ही हम दे सकते हैं हाँ, एक स्वाभाविक है। आचार्य के रूप में। अभी हमारे ज्ञान की व्याप्ति, या हमारा अपने ज्ञान के प्रति जो जो भी हमारे प्रयास चल रहे हैं, वो योग की दिशा में तो नहीं ही चल रहे हैं, ये नहीं समझने चल की दिशा में चल रहे हैं, लेकिन योग की दिशा में तो नहीं चल रहे हैं। रहा। सबको योगी होना है, सबको ऋषि होना है, ऐसा भी आवश्यक नहीं है। लेकिन जब हम दिशा तय करते हैं तो, और आचार्य बनने की दिशा तय करते हैं, तो इसमें ये चिंतन मनन तो है, लेकिन इसमें अगर एक जर्नी को देखेंगे तो इसमें जो योग का और योग के आधार पर ये जो ज्ञान ज्ञान क्षेत्र में हमें आगे बढ़ना है, उसे आधार बनाकर जो आगे बढ़ना है, वो कैसे देखते हैं ताई, कैसे देखना चाहिए हमको? ने हमें बहुत बार ऐसा लगता है कि हम छात्र केंद्रित और छात्र को पढ़ाने वाले विषय केंद्रित और उसको कैसे पढ़ाएंगे उसकी पद्धति केंद्रित ऐसे अधिक हैं। दो स्तर और हैं, एक समष्टि केंद्रित अथवा सृष्टि केंद्रित। माने हम छात्र के लिए नहीं, हम समाज के लिए कर रहे हैं, राष्ट्र के लिए शिक्षा। हाँ, दी तो जाती है व्यक्ति को, परंतु राष्ट्र के लिए शिक्षा, तो राष्ट्र जीवन के लिए व्यक्ति निर्माण,
ये जो स्वामी विवेकानंद ने कहा ना, कैरेक्टर बिल्डिंग एंड नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र के लिए व्यक्ति, उस उतना हम सोचते हैं, परंतु हमारा हमारा जो हमारा एटीट्यूड या हमारा मुख है वो छात्र की ओर, समाज की ओर, राष्ट्र की ओर, माने समष्टि जीवन की ओर, उसको अधिक अच्छा बने, अध्यापन की दृष्टि से हमारा ये सब होता है। दूसरा स्तर है ज्ञान के लिए, ज्ञान की सेवा, ज्ञान की रक्षा, ज्ञान संपादन करना, इस तरफ भी मोड़ना चाहिए। तो जो आपने ऋषि की बात की, तो ऋषि क्या करते थे? ऋषि तपश्चर्या करते थे और ज्ञान संपादन के लिए कार्य करते थे। ज्ञान संपादन होने के बाद सृष्टि के संदर्भ में समष्टि के हित के लिए समष्टि और सृष्टि का संबंध व्यवस्थित हो, इसके लिए अप्लाइड बातों की ओर आते थे। तो जब दो में से एक ही कर सकते हैं तो ज्ञान की रक्षा करो। किस तो ज्ञान वो कहीं लैकिंग हो जाता है, क्योंकि ज्ञान संपादन भी करना किस लिए है? तो छात्रों को पढ़ाने के लिए, विषय में एक्सेल करने के लिए, या बहुत हो गया तो समष्टि की, समाज की रचना करने के लिए ऐसे होता था, ऐसे ऐसे हो रहा है हमारा। तो ऋषि ज्ञान संपादन, ये पहली बात है। और सबको ही नहीं होता है, ये भी बात ठीक है, लेकिन जो थोड़े करते हैं उसके ऊपर शेष लोगों की स्वीकृति की मुहर लगती है। लोग स्वीकार करते हैं कि हमको तो नहीं पता, लेकिन ये जो कह रहे हैं वैसा होना चाहिए। तो उनको ये अधिकार दिया जाता था कि जो कहते हैं वो ठीक है। हमेशा अज्ञानी लोगों के सामने सिद्ध करना अपने ज्ञान को, ऐसा नहीं होता था। अभी देखो, अभी आज भी मैंने जो कहा वो स्ट्रे थॉट्स है, उसमें तो बहुत कुछ अभी ये दिशा खोलने के लिए, खोलने की आवश्यकता की ओर संकेत है। ये कोई हमारा इसके ऊपर कोई बहुत ऐसा आगे बढ़े ऐसा नहीं है, लेकिन कैसे हम इस तरफ सोच सकते हैं ये है। कई एक प्रश्न था। मैं सोच रही हूँ, भारत में हम कभी भी साधना का बात करते हैं तो हम अपने लेवल पे करते हैं, मेरा आत्मा साक्षात्कार, मेरा साधना। तो हम लेकिन हमारे ऋषियों को ये पता था मेरा आत्म साक्षात्कार या मेरा साधना क्या होगा, ये पूरे जगत में कैसे कनेक्टेड है। तो इसलिए हमारा कुटुंब व्यवस्था ये सारे भी इसके ऊपर किया है। लेकिन अभी पाश्चात्य देश में उनको ये संबंध क्या है ये मालूम नहीं होना, तो भी एक व्यक्ति को अनुभव में तो आएगा ही आएगा कि मैं एक केवल फिजिकल बॉडी नहीं हूँ, इसके ऊपर कुछ है। इसका अनुभव वो कैसे डिनाई कर सकते हैं? वो कैसे केवल भौत विज्ञान पर रह सकते हैं? दो बातें हैं। एक तो हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे वचन मिलेंगे, जैसे कोई भी साधना करना है या तपश्चर्या करना है तो उसके दो आयाम बताए, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, जगत के हित के लिए और अपने स्वयं के मोक्ष के लिए। और फिर इसका विस्तार ऐसे किया गया कि जगत का हित करके ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है। आप जगत की उपेक्षा कर देंगे और उसका विचार नहीं करेंगे तो अपनी मुक्ति भी नहीं होगी, ऐसा भी है। तो साधना के लिए आत्मनो मोक्षार्थम ये तो है ही, परंतु जगत का हित नहीं
किया, उसकी उपेक्षा की, तो मुक्ति नहीं मिलेगी। या फिर दोनों ही उद्देश्य बताए कि साधना कर रहे हैं, वो जगत के हित के लिए कर रहे हैं, तो अनुभव में ये आया कि हाँ, उससे मुक्ति प्राप्त होती है। और ये भी अनुभव आया कि जगत की चिंता नहीं की तो अपनी मुक्ति भी नहीं हुई। तो ऐसे वचन तो हमें स्थान स्थान पर मिलते ही हैं। परंतु इधर जो है पश्चिम की आप बात कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, ये मैं केवल भौतिक एंटिटी ही नहीं हूँ, और भी हूँ, इसको लॉजिकली या अनुभव से मान्य करने के बाद भी उन्होंने इन विज्ञानों को अलग रखा एक दूसरे से। नहीं नहीं, भौतिक विज्ञान अलग है, मनोविज्ञान अलग है। ऐसे समाज विज्ञान, सोशल साइंसेस अलग हैं, पॉलिटिकल साइंस अलग है। ऐसे विज्ञानों को एक दूसरे के साथ सिंथेसाइज करने का, जोड़ने का। और हम एक शब्द का प्रयोग तो सुनते ही, अंगांगी संबंध। अंगांगी संबंध से पूरे ज्ञान क्षेत्र को वन यूनिट, एक होलिस्टिक, अभी भी होलिस्टिक उनका यांत्रिक है। हम यंत्रों की रचना देखते हैं ना, पूरे यंत्र के सारे स्पेयर पार्ट्स अपनी अपनी जगह पर अच्छी तरह से, सही तरीके से सेटल हुए हैं, तभी यंत्र काम कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता। ये यांत्रिक होलिस्टिक हुआ, यांत्रिक पद्धति से। परंतु वृक्ष का होलिस्टिक है, के साथ जोड़ते नहीं है, यूनिफॉर्मिटी ही इक्वालिटी है, ये सिद्धांत पकड़ लिया है। इसलिए उनको ये सारे मार्ग नहीं सूझते हैं। लेकिन हो सकता है बहुत जल्दी उनको ये बात ध्यान में आ जाए, इसकी कोई संभावना नहीं है, ऐसा तो नहीं कहेंगे हम। 5:57 हुए हैं। हो, 58 हो गए। मैं अभी हाँ बोलने ही वाली थी हाँ, कि अभी अगला भी सत्र है भाई। हाँ, अगला सत्र भी है। हाँ जी, हाँ ताई, जी, पर मेरा एक प्रश्न है। हाँ जी, हाँ ताई, इसमें अब जैसे जब हम समग्र विकास की बात करते हैं और हाँ जी, पांचों हाँ, कोषों की बात करते हाँ, हैं, हाँ, तो उसमें अलग-अलग कोष को विकसित करने के अलग-अलग तरीके हैं, जिससे हम, आपने अभी जैसे बताया कि छात्र केंद्रित कहिए उसको, या तो, पर अगर हम आनंदमय कोष और विज्ञानमय कोष को भी विकसित कर रहे हैं, तो वो छात्र हाँ, केंद्रित नहीं रह सकता है अपने आप में। उसको हमें हाँ, जो भी आध्यात्मिक जीवन है या योग की हम प्रक्रिया कर रहे हैं, वो तो इंटीग्रेटेड होना ही पड़ेगा, तो तभी पांचों हाँ, कोष विकसित हो पाएंगे, वरना नहीं हो पाएंगे। सही बात है। पांचों कोशों का एक दूसरे के साथ संबंध, और अभी ये है ना, पिंडे सो ब्रह्मांड, पिंड और ब्रह्मांड का संबंध, ये सब एक साथ देखना, यही माने यही समग्रता है। तो अभी जो दूसरा विषय था, जिसके बारे में मैंने कुछ बिंदु भी आपको लिखकर भेजे हैं, ये अब इसके बाद के सत्र में हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आप वो प्लीज पढ़कर भी आइए एक बार, उसके ऊपर पढ़कर नहीं, उसके ऊपर विचार करके भी आइए। तो अगले सत्र में हम पिंड और ब्रह्मांड और उसके पंचकोश और इन बातों पर ऐसे ही स्ट्रे थॉट्स होंगे, इसका विचार करेंगे। तो उस समय आपके प्रश्न पर अधिक हम ध्यान दे पाएंगे। जी अभी ताई। यहाँ रुकते हैं। हाँ, एक प्रश्न हाँ से ही जी, छोड़ते हैं, 1 मिनट है ताई। और इसमें हाँ, इसमें मेरा ये पॉइंट है कि वो प्रश्न है कि हमें क्या एक्सप्लिसिटली, अगर योग के बारे में नहीं बात कर रहे, या एक्सप्लिसिटली हम वो भी करना चाहिए कि जैसे अभी जो हमारा सत्र हो रहा है उसी प्रकार से अलग से एक्सप्लिसिट ज्ञानात्मक पहलू पे भी हमें बच्चों के साथ काम करना चाहिए। तो इन सब पॉइंट्स पे हम अगले सत्र में अगर थोड़ा पकड़ बात पाएंगे। करेंगे, बात करेंगे। हाँ जी, जी। सर्वे